हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सिविक्स का। एंड इस वीडियो में होंगे क्लास 9 के नोट्स इस चैप्टर के प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे, क्योंकि जैसा आप बोलते रहते हो हिस्ट्री एंड सिविक्स के नोट्स हमें लॉन्ग फॉर्म में चाहिए, बट हाँ ये उतने भी लॉन्ग फॉर्म में नहीं है, पॉइंट्स टू पॉइंट है, कट टू कट है। एंड जैसे इसकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन के फॉर्म्स में आ सकती हैं। एंड वही एग्जैक्ट आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, यानी रिविजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। हमारे क्या क्या राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखे हैं। सबसे पहले ये एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अबाउट 600 पीपल सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर केप्ट इन द प्रिजन बाय द वर केप्ट इन अ प्रिजन ग्वांटानामो बे। अब यहाँ पे क्या होता है कि 600 लोगों को क्या है, यूएस फोर्स क्या करती है, पूरे वर्ल्ड से ऐसे ही पिकअप करती है जस्ट, एंड उनको जेल में रखती है ग्वांटानामो बे में। ठीक है, ये जेल का नाम है। आर्ग्यूमेंट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट वॉज दैट दे वर द एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। और इनका आर्ग्यूमेंट का क्या रहता है कि हमने इनको क्यों प्रिजन में डाल रखा है कि ये जो है ये यूएस के दुश्मन है, एंड इनका जो कहीं ना कहीं लिंक है जो न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में, उससे। Arrest was without any information or notice. Their families also did not knew about that. And ये अरेस्ट बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नोटिस के हुआ था। उनकी फैमिलीज को भी कुछ भी नहीं पता था। No one was allowed to meet the prisoner. There was no trial before any magistrate. अब क्या होता है कि कोई किसी भी प्रिजनर को जो है अपनी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जाता है, कोई ट्रायल नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना 24 आवर्स का 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट को लेकर आना है एंड ट्रायल पीरियड होता है, तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। दिस वॉज द क्लियर केस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक क्लियर केस था। ये चीज़ आपको ये स्टोरी से ये देखने को मिलता है कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। There was a clear case of the infringement of the fundamental rights. Amnesty International worked over his and highlighted the issue. यानी इंटरनेशनली जो है इस इशू को हाईलाइट किया गया एंड फिर इंटरनेशनली माफ़ी मांगी गई। यूएन सेक्रेटरी जो जनरल थे उन्होंने कहा कि इस प्रिजन को यहीं बंद कर देना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज, एंड यूएस गवर्नमेंट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया ये सब मानने से। केस ऑफ द सऊदी अरेबिया, द कंट्री इज रूल्ड बाय द हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव द नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग द रूलर्स। जैसे अब सऊदी अरेबिया का केस सबको पता है कि यहाँ पे किंग जो है हेरिडिटरी, मतलब किंग का बेटा जो आएगा वही रूल करेगा कंट्री को फिर। ठीक है, कोई इलेक्शंस कुछ नहीं होता, लोगों का यहाँ पे कोई इलेक्ट देने का या लोगों का रूलर चुनने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, और किंग ही लेजिस्लेचर को भी सेलेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव को भी सेलेक्ट करता है। जो पॉलिटिकल आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रहते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर जाके जरूर देखना। ठीक है, उसके भी नोट्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का। तो यहाँ पे किंग ही सब कुछ करता है। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिटीजन खुद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का भी कोई फ्रीडम नहीं है। एंड वुमेन की कंडीशन तो और वर्स्ट है, सब्जेक्ट टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वुमेन के ऊपर। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ द 2 वुमेन, और जो टेस्टिमनी है एक मैन की, उसको 2 वुमेन्स के बराबर माना जाता है। अभी जैसे क्या है कि किसी के खिलाफ एक आदमी गवाही देने आया, ठीक है, तो उसको माना जाएगा कि हाँ इसके खिलाफ जो है 2 गवाही मिल गई है तो इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, एंड वही एक औरत आई किसी के खिलाफ गवाही देने कि हाँ ये बंदा इनोसेंट है, तो उसको 1 ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक मैन आया गवाही देने तो उसको 2 माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि हाँ इसके खिलाफ 2 गवाही दी गई है कि इनोसेंट है, और उसको तो ये इतनी कंडीशन वर्स्ट है। एथनिक मैस्कर इन द कॉस्वो, कॉस्वो में जो एथनिक मैस्कर होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉस्वो वॉज अ प्रोविंस ऑफ द यूगोस्लाविया। द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंसेस वॉज मेजोरिटी एल्बेनियंस बट इन द मेजोरिटी सर्ब्स, बट इन द कंट्री सर्ब्स वर इन द मेजोरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, यूगोस्लाविया में जो कॉस्वो है वो एक बेसिकली उसका प्रोविंस है, स्टेट है, आप मान सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर। ठीक है, एंड इसका जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि एल्बेनियंस जो होते हैं इस प्रोविंसेस के वो मेजोरिटी में होते हैं, बट इन कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। बट पूरी कंट्री में क्या होता है कि सर्ब्स मेजोरिटी में होते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जब कॉस्वो की बात करो तो वहाँ पे एल्बेनियंस जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं। नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट लीडर मिलोसेविक वन द इलेक्शन। अब क्या होता है कि एक नैरो माइंडेड इंसान, ठीक है, जो एक सर्ब नेशनलिस्ट है, उसका नाम है लीडर मिलोसेविक, वो इलेक्शंस जीत जाता है। होस्टाइल टुवर्ड्स द एल्बेनियन ऑफ द कॉस्वो, और अब ये क्या करता है कि ये है एक सर्ब, तो ये जितने भी एल्बेनियंस है
ठीक है, वो उनके खिलाफ जो है ऑब्वियसली बात है कि बहुत हॉस्टाइल हो जाना, ठीक है, उनको बोलना कि कंट्री छोड़ दो और डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लो, ये सब चीज़ें ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी तरीके से हम देखते हैं स्टोरी ऑफ एन एल्बेनियन फैमिली इन द टाउन ऑफ द कॉस्वो। कॉस्वो में ही हम एक एल्बेनियन फैमिली का ये किस्सा सुनते हैं। देयर वाज अ मैस्केर ऑफ द एल्बेनियंस कैरीड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो एल्बेनियंस जो होता है उन्हीं के खुद की जो है मार दिया जाता है। कैसे, मतलब उनकी खुद की कंट्री की आर्मी ने उन एल्बेनियंस को, उस फैमिली को मार दिया। ऑल दिस वाज हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। और ये हो कैसे रहा था, ये वही इलेक्टेड जिसको डेमोक्रेटिकली एक लोगों ने इलेक्ट करके लीडर बनाया है, ठीक है, उसी के अंडर में ये सब चीज़ें हो रही थी। अब एल्बेनियंस ऐसा फेस क्यों कर रहे थे, क्योंकि पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन थे, सर्ब्स थे, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली कॉस्वो में क्या था कि एल्बेनियन जो थे वो मेजोरिटी में थे। तो उनको ये एक फैमिली का किस्सा यहाँ पे बताया गया है। इन्फ्रिजमेंट ऑफ द राइट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड बाय एनीवन। तो इसी तरीके से बताया कि राइट्स को वायलेट करना किसी भी तरीके से और कहीं भी हो सकता है। राइट्स इन द डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड द सैंक्शन बाय द लॉ। जो राइट्स हैं ये बहुत ही रीजनेबल क्लेम्स हैं, ठीक है, जो एक इंसान मांगता है, एक सोसाइटी मांगती है और उसको लॉ जो है सैंक्शन किया जाता है, मतलब जो है बिल वगैरह पास करके एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से उसको एज अ लॉ लाया गया है। वाई डू वी नीड अ राइट्स इन द, बट हमें राइट्स चाहिए क्यों। सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अ राइट। डेमोक्रेसी तभी तक रहेगी जब तक हमारे राइट्स रहेंगे। राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे जो हमारे राइट्स हैं, यही आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी बनाने में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। राइट्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं मेजोरिटी के ऑपरेशन से। राइट इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक। राइट्स ये भी इंश्योर करते हैं कि मेजोरिटी वो नहीं कर सकती जो भी वो चाहे, अपना मन चाहा चीज़। राइट प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो। राइट हमें गवर्नमेंट जो है अगर वो कुछ ऐसा फालतू का लॉ थोप रही है तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट में ऑल्सो अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। कभी कभी जैसा कि हमने कॉस्वो का एग्जाम्पल देखा कि जो आपने गवर्नमेंट इलेक्ट की है वही क्या है, आपके राइट्स के खिलाफ हो गई, वो खुद खिलाफ हो गए अपने सिटीजन्स के। सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। और कुछ राइट्स को इसीलिए गवर्नमेंट से भी आगे ऊपर रखना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सम राइट्स आर द फंडामेंटल टू अवर लाइफ एंड आर गिवन स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। इनको गवर्नमेंट से ऊपर रखा गया है। ये जो राइट्स हैं ये हमारी लाइफ के, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। जैसे यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब सबसे पहले पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। लॉ जो है वो सबके लिए सेम मैनर में चलेगा एंड कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। ऑल सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू सेम लॉ, और सभी सिटीजन्स को सेम लॉ से चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। अंडर राइट टू इक्वालिटी गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ। जो राइट टू इक्वालिटी है इसके तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, या फिर जो बर्थ है कि इस जगह पे इसका जन्म हुआ है तो इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर सिटीजन को इक्वल एक्सेस दिया जाएगा। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल्स, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू देयर यूज़। उनके यूज़ के हिसाब से कि आप ये हो, आप इस कास्ट से हो तो आपको यहाँ नहीं जाने दिया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सिटीजन को एक इक्वल एक्सेस है सभी पब्लिक प्लेसेस का। इक्वालिटी शुड बी देयर इन द केस ऑफ द पब्लिक जॉब्स। जो पब्लिक जॉब्स दिए जा रही हैं उसमें भी इक्वालिटी होगी। बैनिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो अनटचेबिलिटी वाली चीज़ है इसको बैन करना है। देन वाई वी नीड अ रिजर्वेशन, फिर हमें रिजर्वेशन चाहिए क्यों। इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। सम टाइम इट्स नेसेसरी टू गिव द स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हाँ सबको हमने सेम ट्रीटमेंट दे दी, अब चाहे जो भी उनको पालन कर रहा है उसका कोई मिसयूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको उससे हमें मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ताकि वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो सोसाइटी के इक्वल में आ सके। कि वो इतने पीछे रह गए हैं कि अब उनको आने के लिए हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। कोई अगर इक्वल है तो उसको इक्वली ट्रीट करो, कोई अगर अनइक्वल है तो उसको अनइक्वली ट्रीट करो। मतलब कास्ट के बेसिस पे ऐसा नहीं है
कि अगर ये बंदा नीचे है तो इसको अनइक्वली ट्रीट करना, ऐसा नहीं। उसके जो एजुकेशन है, उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे बंदे को ट्रीट करना चाहिए। वी कैन से दैट रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट्स इक्वालिटी। हम कह सकते हैं इस तरीके का रिजर्वेशन हम जो देते हैं ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना रिजर्वेशन देना मतलब राइट टू इक्वालिटी का वायलेट करना, नहीं, ये चीज़ वायलेट नहीं करती है। अगर आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी में इक्वल आ सके। राइट टू फ्रीडम क्या है? फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पे फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, कि आपको रोक टोक नहीं है। कॉन्स्ट्रेंट बी इट इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई बाधा नहीं है किसी के लिए, कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सबको राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है, बोलने का, एक्सप्रेस करने का, असेंबली इन द पीसफुल मैनर, असेंबली को पीसफुल मैनर में कंडक्ट करने का, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में कहीं भी आप घूम सकते हो, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के पार्ट में आप रह सकते हो, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप कैरी आउट कर सकते हो, और किसी ऑक्यूपेशन, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी ट्रेड को। राइट टू फ्रीडम कम विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट ऐसा नहीं कि राइट टू फ्रीडम हो गया तो मतलब कुछ भी करो, नहीं, उसके साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है जो कि रीजनेबल है, मतलब उसके लिए भी रीजंस है कि क्यों हमने ये रिस्ट्रिक्शंस दी। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स, फ्रीडम एक अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं दे देता है कि जो करना चाहो वो करो। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज अ पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, आपके फ्रीडम की वजह से किस पब्लिक में कोई तमाशा नहीं मचना चाहिए, कोई डिसऑर्डर पब्लिक में नहीं आना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट कैन इम्पोज अ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और सोसाइटी के ये जो इंटरेस्ट हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है राइट टू फ्रीडम पे भी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? एवरीवन्स आइडिया ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट एंड ही शी कुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस दैम। सबका थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो आइडिया होता है वो डिफरेंट होता है, एंड बंदा एकदम फ्रीली है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सको। You may disagree with the policy of the government or activist and association and you are free to criticize them. आप ऐसा हो सकता है कि आपको किसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना पसंद आई हो, किसी एक्टिविस्ट की कोई एक्टिविटीज़ या कोई एसोसिएशन ना पसंद आई हो, एंड उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी कमियां निकालने के लिए, उसको बंद करवाने के लिए आप बंद करवाने के लिए इन द सेंस कि हाँ ये रीज़न है, हमको ऐसे नहीं पसंद, ये सोसाइटी के इस तरीके से अगेंस्ट जा रही है, आप क्रिटिसाइज करने के लिए भी फ्री हो। वन में पब्लिसाइज हिज और हर व्यूज़ थ्रू अ पैम्फलेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपने व्यूज़ को पब्लिश कर सकते हो, पब्लिक तक पहुंचा सकते हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? While exercising freedom of speech and expression, you cannot use the freedom to instigate violence against other. आप violence नहीं कर सकते हो। freedom of speech है, freedom expression मिल गई है, तो आप violence start कर दोगे। You cannot use it to incite people to rebel against the government. आप लोगों को उकसा भी नहीं सकते हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, गवर्नमेंट से लड़ने लगे। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to the person's reputation. और एक पर्सन की रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ होती है, ठीक है, और आप ऐसे फॉल क्लेम्स लगा के या उस पर उसको डिफेम करके, उसको नीचा दिखा के, उसके बारे में गलत सलत चीज़ें बोल के उस बंदे के रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकते हो। Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstration or any issue. और सिटीजन के पास एकदम फ्रीडम है कि कोई भी मीटिंग कंडक्ट करवाए, कोई भी रैली, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी प्रोसेशन किसी भी इशू पे कर सकता है। सिटीजन ऑप्ट फॉर दिस मैकेनिज्म टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडिया, मॉडर्नाइज पब्लिक सपोर्ट ऑन सीक वोट्स। और सिटीज़न जब ये अडॉप्ट करते हैं ये प्रोसेस कि हाँ प्रॉब्लम डिस्कस करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना इंटरव्यूज़ के थ्रू या पब्लिक मीटिंग वगैरह करना, ठीक है, ये सब वोट लेने के लिए आप कर सकते हो। सच मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी पीसफुल, लेकिन हाँ ये सब पीसफुली होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। पीसफुल शुड नॉट कैरी द वेपन, पीपल शुड नॉट कैरी द वेपन विद देम। लॉ एंड ऑर्डर शुड मेंटेन, लॉ और ऑर्डर जो है पूरी तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, कोई वेपन जो पब्लिक ना कैरी करे। कैन एनीवन फॉर्म द एसोसिएशन, क्या कोई भी एसोसिएशन बना सकता है? येस, इट इज़ द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंडिविजुअल जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ये फ्रीडम मिली है। एग्जाम्पल वर्कर्स इन द फैक्ट्री, चाहे वर्कर्स है वो फैक्ट्री में हो, सिटीजन्स हो किसी भी लेवल पे, चाहे करप्शन पे, पॉल्यूशन पे, वो एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अब फ्रीडम की कंट्री के किसी भी पार्ट में आप ट्रैवल कर सकते हो। सिटीजन्स आर फ्री टू रिसाइड एनी सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में उनको एकदम फ्री है कि वो कहीं भी जाके रह सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। enjoying the right people migrate from the village to towns, poorer regions to prosperous region, and ये right उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा enjoyable है कि जो लोग गांव से टाउन शिफ्ट होते हैं ताकि उनका जो पुअर वाली चीज़ है वो हटे और प्रॉस्परस रीजन में जाएं,
ठीक है। तो माइग्रेशन वाली चीज़ यहाँ पे राइट टू फ्रीडम टू ट्रेवल में आती है। सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू द चॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशन, एंड यही फ्रीडम जो है ऑक्यूपेशन तक भी जाती है कि हर किसी बंदे को राइट है अपना ऑक्यूपेशन किसी भी तरीके का जॉब चुनने का। सिटीजन हैव द फ्रीडम टू होल्ड द मीटिंग्स, प्रोसेशन, रिलीज एंड द डेमोन्स्ट्रेशन। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि no person can deprive of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. So यहाँ पे किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से दूर नहीं रखा जा सकता, सिवाय जो उसकी लॉस अगर वगैरह हैं कि जैसे क्या है कि अगर एक पर्सन को कानून के अंदर मतलब गिरफ्तारी में ले लिया गया है तो वो बोले कि नहीं मेरे पास तो लिबर्टी है एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ के बाकी उसको अपनी लाइफ जीने की फुल लिबर्टी है। राइट्स ड्यूरिंग द डिटेंशन और अरेस्ट बाय द पुलिस, यही वाली चीज़ बोली गई है। गवर्नमेंट और द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज़ अ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। जब गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स तब तक इंसान को, उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उनके पास एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन है कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट और पुलिस हैज़ टू फॉलो सम प्रोसीजर वाइल अरेस्टिंग समवन, एंड उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अगर वो किसी को अरेस्ट करें उससे पहले। इन्फॉर्म द रीजन फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन फॉर दैट। उस बंदे को आप पूरा रीजन बताओ कि आप उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। द अरेस्टेड पर्सन शॉल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। 24 आवर्स मतलब जब उसको अरेस्ट किया गया उसी के 24 घंटे में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर आना है। अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज और हर डिफेंस। अपने डिफेंस के लिए अपने अगेंस्ट, ठीक है, उसको लॉयर से कंसल्ट करने की पूरी इजाज़त है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं अभी हम। राइट टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी, एक्सप्लेन दैट नो वन शुड बी एक्सप्लॉयटेड। सो राइट टू इक्वालिटी और जो राइट टू लिबर्टी है ये यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि आपके जो कोई भी बंदा एक्सप्लॉयटेड ना रह जाए, ठीक है। किसी भी इंसान का ऐसे जो हिंदी में अगर हम कहेंगे तो शोषण ना हो जाए। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent the exploitation of the weaker section of the society। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे साफ साफ लिख दिया जाए शब्दों में कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने के लिए ये राइट्स हैं एंड इसको वायलेट नहीं किया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग, जो ट्रैफिकिंग होती है मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये जो चीज़ होती है कि इंसानों को बेचना खरीदना, ये सब चीज़ों पे रोक होनी चाहिए। यूजुअली अब वुमेन फॉर द इमोरल पर्पस, बहुत ही इमोरल पर्पस के लिए जो है वुमेन के साथ ज़्यादा ये किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स लेबर एंड द बेगर, practices where the worker is forced to render the service for the free or at a nominal remuneration। practices ऐसी जो आप वर्कर को हायर कर रहे हो, ठीक है, remuneration मतलब हायर कर रहे हो फ्री के लिए, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ फ्री में काम करोगे। एंड फोर्स लेबर जिसे आप कहते हो, बॉन्डेड लेबर इफ परफॉर्म्ड ऑन लाइफ लॉन्ग बेसिस की ऐसा करो वरना नहीं तो जिंदगी भर के लिए इतना पैसा दे दो, वरना अगर नहीं दे पाए तो जिंदगी भर के लिए आप हमारे यहाँ काम करोगे वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बात है वो गरीब नहीं दे पाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री और द माइन और इन एनी अदर हैजार्डियस वर्क। जिन चिल्ड्रंस की एज 14 से कम है, ठीक है, उनको काम करवाना फैक्ट्रीज में, माइंस में एंड ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इन पे प्रोहिबिशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली बात देखते हैं। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑल द रिलीजन एज वेल, ठीक है, कि सभी रिलीजन के लिए आपको फॉलो करने का राइट है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो। कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, आप कोई भी रिलीजन फ्रीली फॉलो कर सकते हो। इंडियन सेक्युलरिज्म, एवरी सिटीजन राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। और हर सिटीजन का, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ, हर जो है सिटीजन उसका राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोपोगेट करने का, उसको प्रोफेस करने का। अ पर्सन टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और ओन विल, और वो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। बट नो वन शुड कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट, बट कोई इंसान जो है जबरदस्ती दूसरे इंसान को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। कि फ्रॉड ऐसा भी नहीं है कि हमने बोला कि हमने तो दबाव नहीं डाला, लेकिन आप फ्रॉड से भी उसको जबरदस्ती नहीं कह सकते कन्वर्ट करने के लिए। इंड्यूसमेंट और द एल्यूरेटमेंट, या कुछ ऐसी बातें बता के अपने रिलीजन के बारे में कि ये हमारे रिलीजन में इस चीज़ से ऐसे होता है, इस चीज़ से ऐसे होता है, जिसको इंड्यूसमेंट या एल्यूरमेंट कहते हैं, आप ये नहीं कर सकते फोर्सफुली, फ्रॉडफुली नहीं। अंडर द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन वन कैन नॉट डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स। और
इस चीज़ में भी कि फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन आपको मिल गया है, तो आपको अपने रिलीजन में जो है कुछ भी करने का राइट मिल गया है। सेक्रीफाई एनिमल्स, ह्यूमंस या एनिमल्स की लाइफ सेक्रीफाई करने का, या फिर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का आपको राइट मिल गया है। नहीं, ऐसा नहीं, आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो है लॉ के अगेंस्ट हैं। गवर्नमेंट्स वर्क ऑन बीइंग द सेक्युलर। अब गवर्नमेंट का क्या काम है ये सेक्युलरिज्म पे? नो फेवर, नो डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई फेवर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एजुकेशन, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं। व्हाट अबाउट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड। प्राइवेट का क्या, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भी कोई पर्सन को ऐसे कंपेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिलीजन वगैरह के बेसिस पर, और रिलीजन इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए। कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन है उसने माइनॉरिटीज़ के लिए भी सारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और द कल्चरल हैव द राइट टू कंजर्व इट। अगर कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो अपना जो उनकी मदर टंग है या उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनका जो भी कल्चर है, उसको कंजर्व करने का राइट भी उनके पास है, उसी में उनका एजुकेशन परस्यू करना। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग द गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन और द लैंग्वेज। कि आपका ये रिलीजन है, आपकी ये लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे आपको इस स्कूल में इस एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। सभी को अलाउ है किसी भी स्कूल में, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज से उसकी हो लैंग्वेज, या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑल माइनॉरिटीज इन रिलेटिव टर्म्स हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सभी माइनॉरिटीज को जो है राइट है कि वो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी के जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट? अब हम इन राइट्स को सिक्योर कैसे करें कि कोई इसके अगेंस्ट न जा पाए? द एनफोर्सेबल नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, दे आर सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनफोर्सेबल कि हाँ, आप फोर्सफुली भी अप्लाई कर रहे हो कि आप अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो आपके लिए ये पनिशमेंट है। वी कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ देयर वॉयलेशन वगैरह हुई तो ये पनिशमेंट एंड ऑल। राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सीकिंग एनफोर्समेंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। एंड सीकिंग एनफोर्समेंट करना ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वी कैन सीक रेमेडी थ्रू द कोर्ट्स। और अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो वो कोर्ट जा सकता है। वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हम डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का क्या रोल था डेमोक्रेटिक राइट्स में? डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि हाँ, अगर आपको वायलेट हो रहा है तो आप जा सकते हो कोर्ट, या ये सब जो फंडामेंटल राइट्स बनाना, ये हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जान है, दिल हर जान है। एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। जितने भी लेजिस्लेचर के एक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं, अथॉरिटीज़ के, ये सब गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है। कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द बॉडीज़। कोर्ट्स क्या करती हैं? जो भी फंडामेंटल राइट प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी एनफोर्स करती हैं। Courts issue direction order or writs for the enforcement of the fundamental rights. पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई भी अगर इशू है आपको तो आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हो। पिल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कि आपको कोई इशू है पब्लिक में, ठीक है, एज अ पब्लिक में आपको वो इशू लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इधर ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, तो आप ये फाइल कर सकते हो, ठीक है, पिटिशन एज अ राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट्स, अब ये राइट्स को, इनका स्कोप को एक्सपैंड करना, लोगों तक जानना कि हाँ हमारे पास ये राइट्स हैं, अगर वायलेट होती हैं तो ये इंस्टीट्यूशन हम जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। यूनिवर्सल मॉरल क्लेम दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो यूनिवर्सली जो आप क्लेम करते हो मॉरल जो वैल्यूज हैं, वो लॉ उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। बट क्या होता है कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो इन क्लेम्स को एक्सेप्ट करे। Some international covenants have also contributed to the expansion of the rights. Example ICCPR, और बहुत सारे इंटरनेशनल covenants होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन राइट को एक्सपैंड करने में। Courts gave the judgment to expand their scope of the rights, और
कोर्ट्स भी ऐसे जजमेंट देते हैं ताकि उनका जो राइट्स का स्कोप है वो बढ़ सके, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये लीगल राइट्स हैं हमारे। ओके, इंटरनेशनल कॉन्वेंट एट इकोनॉमिक एंड द सोशल एंड द कल्चरल राइट। अब हम ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल जो कॉन्वेंट ने बहुत सारे राइट्स रिकॉग्नाइज किए, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, right to adequate standard of living, right to social security and insurance, right to health and medical care. The South African Constitution guarantees, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या गारंटी करता है, राइट टू प्राइवेसी, एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सफिशिएंट फूड एंड वाटर, ये सारे राइट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। एंड मैं फिर कह रही हूँ कि जो चैप्टर की हेडिंग है वो एज अ क्वेश्चन बन सकती है, एंड उसके जो पॉइंट्स हमने बताया वो आप एज अ आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब सिविक्स यहाँ पे तो होती है खत्म, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कैसे भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।